Thank you for staying with us. We're back from the break. और मैं ये बताता चलूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी के अच्छे काम को सराहें और बुरे काम पे तनकीद करें। लेकिन आजकल शायद फैशन शुरू हो गया कि हम जिसका भी दिल करता है वो किसी भी इदारे को जाके तनकीद करना शुरू कर देता है और इदारे आपस में तनकीद करते हैं, एक दूसरे की बुराइयों को नुमायाँ करते हैं आवाम के सामने। तो इससे कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, एक लैबिरिंथ नहीं बन जाना चाहिए। उस सीधे रास्ते को जो बहुत आसान है उसके ऊपर चलना अगर आपका जहन है तो बहुत आसान है, अगर नहीं जहन, नहीं दिल, नहीं रूह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और अच्छे काम को सराहना अच्छी बात है और बुरे काम को बुरा कहना, उस पर तनकीद करना जो है ये भी हक की बात है। और याद रखिएगा कि हक की बात जो है वो हक कहना भी जो है वो भी हक होता है। तो उस हक के साथ हमेशा चलना चाहिए आपको। आपके अंदर एक अल्लाह मियां ने ज़ाविया लगाया हुआ, एक मीज़ान लगाया हुआ जिससे आपको खुद फील हो जाता है कि हक क्या है और आपको किस पे चलना है, कौन सी साइड पिक करनी है। बहुत ज़रूरी होता है इन बातों को समझना। मेरी सियासतदानों से ज़रूरी रिक्वेस्ट होगी, बिकॉज इस सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा कि आपस में एक दूसरे के ऊपर जब वो तनकीद करते हैं तो उनका अल्फाज का जो चुनाव है उसको बेहतर करना चाहिए। ऐसे अच्छा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज एक ही कारोबार में रहते हुए अगर एक दूसरे पर तनकीद करते हैं और अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते हैं तो आवाम पे जो असर पड़ता है वो बहुत बुरा पड़ता है। आम आदमी जो है वो उसको बहुत बुरी तरह लेती है और उनके लिए भी बहुत एक्सेसिबल हो जाता है उनको बुरा भला कहना। लीडर को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, गलतियाँ सब में होती हैं, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। हमें अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए और बुराइयों को तनकीद करनी चाहिए अच्छे अल्फाजों के साथ, ताकि कौम का जो एक मयार है वैल्यूज़ का, बैलेंस का, वो सही रहे। वो सही रहना बहुत ज़रूरी है, उससे कौमें तरक्की करती हैं। उसके अलावा आवाम को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्लीज़, मेरी हमेशा से पहले शो से लेकर अब तक यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक कॉपी खरीद कर उसमें जो आपका सेगमेंट है जिसमें आवाम के ऊपर लिखा गया है कि आवाम के राइट्स क्या हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। आप प्लीज़ किसी लीडर से नरेट ना करवाइएगा कि आपके क्या राइट्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप अलजबरे का सवाल हल कर सकते हैं तो ये अलजबरा से आसान है। इसको पढ़ें, इसको समझें और अपने हक के लिए फ़ाइट करना सीखें। बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने हक पे फ़ाइट करना सीखेंगे तो ये एक रस्म ऐसी चल पड़ेगी कि आने वाले जितने लोग हैं, जितने लीडर्स हैं, वो पहले से समझदार होंगे, क्योंकि आपने सोशल जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ आप वो पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि आप क्या क्या डिमांड कर सकते हैं, आपके पास राइट टू नो है। आपको जानना है कि जो हो रहा है, चाहे वो ठेके हों, चाहे वो कोई भी बात हो, आपके पास राइट है कि आप उसे जान सकें। बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर पढ़िए और अपने बच्चों को भी समझाइए कि आपके इस मुल्क में रहने के, पाकिस्तानी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या राइट्स हैं, ताकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट को खुद नरेट कर सकें, खुद समझ सकें, खुद बात कर सकें उस पर और ख़ुद अपना हक मांग सकें। बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। उसके अलावा मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो जैसे फिल्म इंडस्ट्री को एक ज़वाल का सामना है, इसी तरह आजकल टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है उसको भी मुझे आजकल मैं शोज़ देखता हूँ जिस पे लिखा जाता है, बोला जाता है, आके बात कही जाती है कि जी फॉरेन कंटेंट जो है, जो ड्रामे बाहर से चल रहे हैं वो ज़्यादा रेटिंग्स ले रहे हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनको इतनी रेटिंग्स नहीं मिल रही हैं। सो आई थिंक ये वक्त आ गया है कि हम अपना आप हम जिस प्रॉब्लम से हम गुजरे थे, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक कुएं के मेंढक की तरह थी, उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया था, जल्दी काम करते थे, हर काम ख़त्म करने की जल्दी थी और एक दिन उन्होंने अपना काम ही ख़त्म कर लिया इतनी जल्दी में। आज भी अगर आप देखते हैं तो हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी 25-25, 30-30 सीन वो दिन में करते हैं। जो अल्फाजों का चुनाव है कई चैनल्स पे ड्रामों में, वो बहुत अजीब सा है। उस कंटेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बेहतर करना बेहतर है। बाहर से आने वाले ड्रामाज जो हैं उनको फाइट करना सीखें। हम तो ये कहते रहे, उस वक्त सब कहते थे कि हम पाकिस्तानी फिल्म अच्छी नहीं बनाते हैं, इसलिए शायद ये इंडियन फिल्म से डरते हैं। तो शायद आप भी इस वक्त इस प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। आपको मेरा ख्याल है बहुत, जब आप किसी के डूबने पे हंसते हैं तो बहुत जल्द वो वक्त आ जाता है कि जब आप डूब रहे होते हैं और कोई और हंस रहा होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस बात को समझें। मैं एज़ अ पाकिस्तानी दर्द रखता हूँ ड्रामा इंडस्ट्री का भी, पाकिस्तानी कंटेंट का, पाकिस्तानी एक्टर्स का, पाकिस्तानी सिंगर्स का, पाकिस्तान के अवाम का। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये बेहतरीन होकर सामने आएँ। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। अगर कभी इनको किसी रोड मैप की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम अपना शहर जला चुके हैं, हमें पता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ की थी, आप कहीं उस गलतियों पर ना चले जाइएगा। आप
आपको कभी भी कोई किसी रोड मैप की ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। अवाम को अगर आप ये कहें कि वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पाकिस्तानी कंटेंट को देखें चाहे जैसा भी हो, तो ऐसा होगा नहीं अब, क्योंकि पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी फिल्म्स भी होती हैं, पाकिस्तानी कंटेंट जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एक जैसे ड्रामे या एक जैसी कास्ट या एक जैसे लोगों को देख देख के शायद लोग जो हैं वो तंग आ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें चेंज लेके आएँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का जितना भी मीडियम है, उनके पास ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि उनको टिकट सेल नहीं करनी पड़ती, इसीलिए वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत से टैलेंट को सामने लेके आ सकते हैं। अगर वो भी स्टार सिस्टम में बिलीव करना शुरू कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सर्वाइव, क्योंकि ड्रामों की तादाद इतनी ज़्यादा है, 50-50, 60-60 ड्रामे एक बंदा बना रहा है। कंटेंट और एक्सिक्यूशन और टाइमिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें टाइम लें। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये भी उसी तरह आपका हाल होगा। आज से साल 2 साल बाद अल्लाह ना करे हम बैठ के यही कह रहे होंगे कि जी फलाना ड्रामा ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह इंडियन फिल्म्स के बारे में बातें होती जा रही, DHA में भी इंडियन फिल्म लगी हुई है, PAF में भी इंडियन फिल्म लगी हुई है, और भी पाकिस्तान के बहुत से सिनेमाज में इंडियन फिल्म लगी हुई है। तो ये आपको इससे आपको समझना चाहिए और अभी से अपना जो कंटेंट है और बाकी चीज़ें उनको दुरुस्त करना चाहिए। मैं सारी बातें इसलिए करना चाह रहा था जो मेरे जहन में थी, जो मेरे दिल में थी, मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा जब हमने जो हमारे गेस्ट थे जो शो पे आए थे, हमने आपको कुछ क्लिप्स भी दिखाए। उसके अलावा कुछ गेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं जब उनको हमने बताया कि हम इस साल इसको शो का जो फर्स्ट सीज़न है उसको ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद हम सेकेंड सीज़न में लेके जा रहे हैं शो को, तो उसमें 2-3 महीने का गैप है। तो उनके कुछ कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा वो देखते हैं। सुहेल वराइज साहब मेरे ख्याल में उन्होंने एक कमेंट दिया है, वो देखते हैं क्या है। जियो शान से एक नया और मुनफरिद तजर्बा था। आमतौर पर लेडीज होस्ट के जरिए सुबह खवातीन के लिए ये शो किया जाता है जिसको मॉर्निंग शोज कहते हैं, लेकिन शान के जरिए ये शो करके और पॉलिटिक्स डिस्कस करके एक नया ट्रेंड मुतारफ किया गया और ऐसा लगता था कि ये ट्रेंड जो है लोगों में आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रहा है। लोग सुबह सुबह भी सियासत के बारे में बातें सुनना चाहते थे, हल्की फुल्की गुफ्तगू सुनना चाहते थे, खबरों पर तबसरा सुनना चाहते थे, और बीच में जो शान अपने तबसरे करते थे और ऐसे लगता था कि उनका काफ़ी लोगों के साथ इन टच हैं और वो सियासत के बारे में ऐसे तबसरे भी कर जाते थे जो मुखालफ सियासी जमातों को जाकर कहीं खुपते थे। तो ये जियो शान से मेरा ख्याल है एक ऐसा तजर्बा है जिसको दोबारा दोहराया जाना चाहिए। जियो शान से बहुत शुक्रिया सुहेल साहब का मैं अदा करना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया मुझे और मेरे बात को जो मैं करना चाहता था, जो मेरा रिश्ता है आवाम के साथ, उसको बहुत नुमायाँ किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल साहब, आप माशाल्लाह बहुत इस इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, सियासत में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत जर्नलिज्म के ऊपर आपका माशाल्लाह बहुत कंट्रोल है। मैंने बहुत से चीज़ें जो मैं बहुत सीखता हूँ, मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। मैं अब क्या, मैं तो जब आप मर जाते हैं फिर भी आप एक नई चीज़ सीखते हैं, एक नया तजर्बा हासिल करते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि मरने के बाद भी आप सीखते हैं, सीखने का अमल बंद नहीं होता, एक नई दुनिया खुलती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन अल्फाज में इस शो को भी याद किया और मेरी गुफ्तगू को भी याद किया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, उनको देखते हैं क्या कहा। शान को जो है वो फिल्म की स्क्रीन पे जो है वो इत्तेफाक होता रहा था देखने का, उसको बिल्कुल जो है वो डिफरेंट पाया। उन्होंने यानी सवाल जवाब में जैसे कि एक आदमी जो है वो बड़ी सर्च करने के बाद और बड़ी तैयारी से बात करता है, तो ये मैंने चीज़ देखी। और दूसरा है कि उनका जो एक अंदाज़ है, यानी जैसे हमारे यानी बात होती है कि लाहौरी अंदाज जो है जिसे खुला डुला अंदाज कहते हैं, तो उस अंदाज में जो उनका मेहमानों को भी, ऑडियंस को भी लाइट मूड में जो है वो कोई ना कोई बात करना, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा जो है वो अच्छा महसूस हुआ। पॉलिटिशियंस को आपने बुलाया और पॉलिटिशियंस को बुलाने का अंदाज़ जो था वो बड़ा बेहतर था कि बजाय इसके कि आप 3-4 लोगों को बिठाएं और उनकी आपस में जो है वो
ایک جو ہے وہ الٹرکیشن کروا کے تو بات کو ختم کریں. وہاں پہ شان نے خود جو ہے وہ کویشچنز کیے اور بعض ایسی یعنی چیزوں کے جن کے اوپر لوگ جواب لینا چاہتے ہیں, آبجیکشنز ہیں لوگوں کے, پھر آڈینس سے جو ہے وہ کویشچن جو ہے وہ لیے گئے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس شو میں بہت بہتر تھیں. بہت شکریہ رانا صاحب کا بھی, میں ان سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں شو کو یاد کیا. شیخ رشید صاحب بھی آئے تھے, ان کے اوپر ذرا بات دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جیو کا پروگرام کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے, اور جو بھی پروگرام آتا ہے وہ آتا ہے اور چھا جاتا ہے. اور ان کے پاس شورا آفاق کامران خان سے لے کے شان تک ایک تسلسل ہے, اور شان نے بھی تھوڑے عرصے اور تھوڑے وقفے میں بلندیوں کو چھوا. اور آج کے دور میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسائل زدہ لوگ, خوف زدہ لوگ, خون خرابہ دیکھ دیکھ کے تنگ آئے لوگ, اور جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے کے پروگرام دیکھ دیکھ کے جو لوگ تنگ آئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو انٹرٹینمنٹ ملے. اور یہ پاکستان میں یہ بڑا ہی عجیب صورتحال ہے کہ یہاں انٹرٹینمنٹ کو جتنا مقام ملنا چاہیے تھا وہ ٹاک شو نے لے لیا ہے, کیونکہ ہمارے ٹاک شو بھی انٹرٹینمنٹ مہیا کرتے ہیں. لیکن شان نے جس خوش اسلوبی سے اس پروگرام کو کامیاب کیا, میری دعا ہے کہ وہ نئے پروگرام میں بھی آئیں اور چھا جائیں, اور اس ملک میں مرہم رکھیں ان زخم زدہ لوگوں پر جو کہ اکتا چکے ہیں ایک ہی قسم کے حالات اور ماحول اور مصائب اور مسائل دیکھ دیکھ کر. جیو شان کے ساتھ ایک کامیاب پروگرام تھا, اور میری دعا ہے کہ وہ جو بھی پروگرام شروع کریں اللہ انہیں کامیابی نصیب کرے. آمین. بہت شکریہ شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا شو کے بارے میں بولا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. اور تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور ان ایک جو 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, اس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا, کیونکہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے اس کو بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس کو اس وقت اچھی فلموں کی بہت ضرورت ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ اس 1 یا 2 ماہ میں ہم آپ کو بہترین 3 سے 4 فلمیں ضرور دیں. اس سال میں بھی فلم شروع کر رہا ہوں, اور زیبا بختیار نے ایک فلم شروع کی جس کے لیے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اور میں کراچی جا رہا ہوں اس کی شوٹنگ کے لیے. تو یہ 2 3 4 جو پروجیکٹس ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں, بیکاز دونوں جو سلسلے ہیں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. عوام کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس میں انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بہت اہم پہلو ہے, بیکاز آپ انٹرٹینمنٹ سے بہت سی ایسی چیزیں نمایاں کر سکتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں بہت سے ایشوز کے اوپر. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی ایک فلم کے حصے میں آتی ہیں, لیکن اگر ہم اس طرح کی فلمیں بنائیں. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں جو ایک کلپ ہم نے دکھانا تھا, وہ ہیں ماروی میمن کا کلپ ہے میرے خیال میں, اس کو دکھاتے ہیں. میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ بیکاز میاں صاحب جو ہیں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں. مشرف کی جو بقایا جات جو ہیں اس میں بہت اسٹرکٹ تھے یا ہیں پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے. مطلب واٹ از دا گولڈن وانڈ, کیا ہے وہ, کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے آپ نے یہ سفر جو ہے کاٹ بھی لیا اور PMLN میں آپ چلی بھی گئی. حالانکہ مشرف کی تو وہ چھڑی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے یا تصویر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. میاں کیا وجہ ہے کہ آپ نے آئی تھنک بیسکلی اگر سیاست کو دیکھا جائے تو سیاست میں 2 قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں. ایک جو اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور اقتدار میں رہ کے پاکستان کا پیسہ لوٹتے ہیں اور سیاست کو ایک بزنس منی وینچر بنا دیتے ہیں. اور ہوپفلی دوسرے وہ سیاستدان جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور جو سیاست میں آ کے صرف اور صرف کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ریفارمز لانا چاہتے ہیں. تو ہوپفلی یہ جو 2 ڈفرینٹ قسم کے سیاستدان ہیں ان کا فرق ایک اچھی لیڈرشپ کو آتا ہے کرنا. اور یہ تو پھر آپ میاں صاحب ہی سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو پاکستان's ویل بینگ, اور اس میں ایک اچھی لیڈرشپ کے ساتھ, ایک اچھی ٹیم کے ساتھ
ایک سلجھی ہوئی ٹیم کے ساتھ اور ایک گراس روٹ ٹیم کے ساتھ جس نے سیاست جو ہے گراس روٹ پہ کی ہوئی, جو ہوا میں نہیں ہے. تو مجھے تو اٹس بین آئی کال اٹ لائک اے پولیٹیکل ہانی مون. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی, ان کے حساب سے بہت اچھی باتیں تھیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ سیاستدانوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے عوام کو. جو حکومت میں ہوتا ہے اسے صرف 5 سال, جو آپ 4 سال 5 سال جتنے بھی ٹائم دیتے ہیں, وہ ٹائم آپ صرف ویسے نہ دیا کریں, کولیشن میں نہ دیا کریں, زبان سے بھی دیا کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کیسے آپ کا رشتہ جو ہے وہ پہلے 1-1.5 سال بعد ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوا, گرتے گرتے وہ ایک خستہ دیوار کی طرح گرنا شروع ہوا, ریت کی دیوار بن گیا اور پھر وہ ڈھیر ہو گیا. تو بہت ضروری ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں جو تعلقات ہیں یا ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ ایک دوسرے کی بیان نہیں کرتے. کوشش ہوتی ہے ان کی کہ یہ نیگیٹو پوائنٹس کو زیادہ رائز کریں, اس کو زیادہ ڈسکس کریں, جس سے ہوتا یہ ہے کہ عوام اور کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ ورسٹ گورنمنٹ ہے, یہ بری گورنمنٹ ہے. آپ کے سامنے سب آپ شعور رکھتے ہیں, آپ سوچ رکھتے ہیں, آپ ووٹ کا حق رکھتے ہیں, آپ پڑھنا جانتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کاپی کو بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, نہیں سمجھ آئے گی تو کسی لائر سے اس کو پڑھوا سکتے ہیں, اور بڑے جتنے ہیں ان سے پولیٹیکل آپ کے کالجز میں جو پروفیسرز ہیں جو باعث نہیں ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ. اس کے بعد اپنا جو موقف ہے, جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کریٹ کریں, تاکہ پاکستان کی جو اس وقت پرابلم ہے اس میں اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ پہ وہ سولی مجھے نظر آ رہی ہے, یہاں سے تمام عوام جتنی بیٹھی ہے, یوتھ جتنی بیٹھی ہے, اس کے کاندھوں پہ جو شعور کی اور رسپانسبلٹی کی جو ایک کراس ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کرے کہ آپ بھی بہت جلد اس کا وزن اور اس کی رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور اس کے اوپر کوئی کام, پروڈکٹیو کام کریں, نہ کہ صرف جلسوں میں جا کے آپ اپنا سن کے آ جائیں, جو بھی پہلے بھی سنتے رہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی جلسوں میں جا کے سنتے تھے, تو اگر آپ تھوڑا ریمائنڈ کریں گے, اپنے بڑوں سے پوچھیں گے, تو جلسوں میں کوئی بری بات نہیں ہوتی, جلسوں میں سب اچھا ہے. تو اسی طرح آپ کو سمجھنا ہے کہ جلسوں کی جو سیاست ہے یا جو سپیچ ہے وہ آپ سے یہی ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ سے بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عوام کے سامنے مائک ہونا چاہیے جلسے میں, اور سپیکرز جو ہیں وہ سیاستدانوں کے یہاں لگے ہونے چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ عوام کیا چاہتی ہے, نہ کہ وہ وعدے کر رہے ہوں جن کے عوام کو کوئی ضرورت نہیں, جن کے پاس عوام کی کوئی سلوشن نہیں. تو بہت ضروری ہے آپ اس بات کو, اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں, بیکاز آج کل جو ذمہ داری ہمارے بڑوں نے ہم پہ عائد کی تھی, آج ہم اس جگہ پہ ہیں جہاں عمر میں بھی بڑے ہیں آپ سے, تو ہم وہ رسپانسبلٹی کی جو ایک کڑی ہے اس کو آپ سے ملانا بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اپنی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی میں آپس میں بکھر نہ جائیے گا, ایک یونٹ بن کے کام کیجیے گا. 1 یونٹ آلویز ورکس. اگر آپ کی جو طاقت ہے اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر حصہ ایک پولیٹیکل پارٹی لے جائے, تو سب سے زیادہ نقصان اس یوتھ کا ہوگا جو ایک فورس بن کے سامنے نہیں آ سکی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break اور اب وقت ہوا ہمارے سیگمنٹ جیو اخبار کا. اور ہمارے ساتھ ہیں افتخار صاحب. میں افتخار صاحب کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں نے جتنا بھی ہم نے 1 سال آلموسٹ 7-8 ماہ اکٹھے کام کیا, میں نے افتخار صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں جن سے بھی سیکھتا ہوں ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں. ان سے میں نے جو سیاسی منظرنامہ ہے اور جو پس پردہ جو باتیں چل رہی ہیں, جو خبروں کے بیچ میں خبریں ہوتی ہیں, جو گرے ایریاز ہیں, بلیک اینڈ وائٹ کے علاوہ جو گرے ایریاز ہیں, ان کو سیکھا, ان کو سمجھا, ان کو پڑھنا سیکھا. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں شان آپ سیکھتے رہو گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو کوئی یہ نہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہو اور اگر آپ بریک لے رہے ہو تو یہ بریک بھی شاید ضروری ہے, کیونکہ آپ بہت زیادہ چلے گئے تھے موسیقی کے قریب, فیشن کے قریب, لیکن ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے اندر جو ایک طالب علم تھا جو جاننا چاہتا ہے پاکستان کے سماجی مسائل کو, پاکستان کے سوشل ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہے, جو عوام کے مسائل پہ بات کرنا ہے, وہ اندر سے آ رہا ہے اور وہ کسی جگہ پہ جا کے ڈومینیٹ کر رہا ہے اس شان کو جو شان ایک فلم ایکٹر ہے. تو اس کو محسوس کیا ہے میرے خیال ہے آرگنائزیشن نے اور لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے. تو کوشش یہ کی کہ اس کو اور فوکسڈ کیا جائے, اس کو
पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस किया जाए, इश्यूज के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा सर, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक आपके साथ जब मैंने ये साथ गुजारा तो सीखा, और उस सीखने में मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी वो आपके अंदर भी जो आवाम का दर्द है वो भी बहुत नुमाया है। वो हम सब में है। हाँ, देखिए एक बात है, हम सब में है, इजहार की बात है। जब आपको इजहार का मौका मिलता है, जब मुझे इजहार का मौका मिलता है, जब आवाम को खुद इजहार का मौका मिलता है, तो हम अपनी अपनी जगह पे उस दुख और दर्द का इजहार तो करते हैं। लेकिन मैं एक कदम आगे जाना चाहता हूँ कि इजहार के बाद उसको रिजॉल्व करना, उसको ख़त्म करना, उन खामियों, कोताहियों, खराबियों की निशानदेही करने के बाद उनका हल भी तो आपको तलाश और मुझे करना। ढूंढना है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा सर, न्यूज़ से शुरू करते हैं। सदर ने जजेस तकर्रर के रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। देखिए ये जो डिबेट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मैं इसको कहता हूँ ये अदारों के अपने अपने मुकाम बनाने की डिबेट है, और हर अदारा चाहता है कि अपना जो मुकाम है उसका असर नौ तयन करे कि उसके इख्तियारात क्या हैं, उसके फ़राइज़ क्या हैं। और सदर के ने को कहा गया कि इस्लामाबाद के हवाले से कोर्ट के अदालत के तैनाती के बारे में, तैनाती नहीं हुई, उन्होंने कहा कि इनको करनी चाहिए थी। सदर ने कहा कि मेरी रिजर्वेशंस हैं, उस रिजर्वेशन का इजहार सदर ने कर दिया। गलबन वो 13 नुकात हैं जो प्रेसिडेंट ने वापस भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें सवाल किया गया है कि जो जुडिशल कमीशन है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसके इख्तियारात क्या हैं, और जो सीनेटरी की जो सूरत हाल है उस पर अदालत की राय मांगी कि ये मेरी क्वेरीज हैं, आप जवाब दें, तो अदालत उस पर जवाब देगी। तो ये एक जैसे जैसे अदारे अपने अपना मुकाम बनाते हैं तो ये सवालात आते हैं। जब हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते तो सवालात उठाए नहीं जाते, जब हम कुछ करने का अमल शुरू करते हैं तो सवालात उठते हैं। ये उसी का एक हिस्सा है, तो इस पर कोई घबराना नहीं चाहिए। जो साजिशी थ्योरियाँ ढूंढने वाले लोग हैं वो साजिश की थ्योरियाँ भला ढूंढते रहें, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है और इसका मेरा ख्याल है कोई ना कोई आईनी हल निकल आएगा। इमरान फारूक कत्ल केस, अहम शवाहिद मिलने पर लंदन पुलिस का छापा। लेकिन ये एक ऐसा केस है जो इसलिए अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसके बारे में कहा जाता है कि वो तो आदमी को निकाल के ले आती है भला कहीं भी छुपा हो, और ये एक मुकदमा है बहुत अहम। इमरान फारूक का जो कत्ल है वो बड़ा बुनियादी इशू बन गया वहाँ पे। काउंटर टेररिज्म जो स्कॉटलैंड यार्ड का विंग है वो उसको देख रहा है, वो जारी है उनकी तफ्तीश, और हमें से सीखना चाहिए कि एक कत्ल की तफ्तीश के लिए वो मुल्क जो हैं और उनके जो इदारे हैं वो किस कितने हद तक इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। वो ये नहीं है कि अगर 10 दिन में उनको कोई गवाही ना मिले या 2 साल में गवाही ना मिले तो उसको छोड़ देते हैं और लिख देते हैं कागज़ों में कि इसका अब हमें कुछ नहीं कर सकते, ला इल्म इनका इजहार करें। ऐसा नहीं होता, वो पीछे रहते हैं ता वक्त वो कन्विंस ना हो जाएं कि केस को उन्होंने ढूंढ नहीं लिया। तो उसी की ये कॉन्टीन्यूटी है। यानी वो कब्रों का ट्रायल भी कर लेते हैं, वो छोड़ते नहीं स्कॉटलैंड यार्ड वाले जो है। अमेरिका भाषा डैम के लिए $20 करोड़ इमदाद देगा, ये हफीज शेख साहब कह रहे हैं। सर इमदाद आ रही है $20 करोड़। हमारे पास पैसे नहीं है। अब जब आप वही पुरानी बातें करेंगे, हम टैक्स नहीं देते, और टैक्स अगर देते हैं तो आप कहते हो हुकूमती लोग लल्ले तल्लों में उड़ा देते हैं। वही बहस है, घर में पैसे हैं या नहीं हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कितना खर्चा करना चाहिए, वही डिबेट है। तो ये अमेरिका को क्यों हो रहा है सर, को इतना मदद करना चाह रहे हैं हमारी, क्यों भाषा डैम? लेकिन इसमें भाषा डैम पर एक हमेशा एक नुक्ता इतराज़ उठाया गया कि जी ये उस इलाके में है जो कंट्रोवर्शियल है, जिसको अभी फैसला करना है कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे जाएगा। ये एक डिबेट है, क्योंकि इसका जो जनरेट करने वाला हिस्सा है वो है खैबर पख्तूनख्वा में। जो झील है वो उस इलाके में है जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी तौर पर बाज़ औक़ात सवाल उठाया जाता है कि ये इसका अभी फैसला होना है। अच्छा। तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, गैर मुल्की क्यों इमदाद दें? अगर गैर मुल्की इमदाद देते हैं, ग्रांट देते हैं, तो वो तस्लीम करते हैं कि ये जो झील जिस इलाके में बनी है इट इज़ द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो इस किस्म की बात भी होती है, तो इससे अमेरिका एक कदम आगे जाने को तैयार है। और अच्छी बात है, अगर अमेरिका चाहता है कि इस मुल्क में इंतहा पसंदी को यकीनी तौर पर काबू करना चाहता है, तो फिर यहाँ पर रोज़गार के ज़राए पैदा होने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोग इंतहा पसंदों के पास ना जाएँ, उनके मदरसों में ना जाएँ, उनसे कन्विंस ना हों। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की ज़रूरत है। उस स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी के क्राइसिस को रिजॉल्व करने की, और ऐसे डैम जो हैं वो एनर्जी के क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जाली डिग्री वाले 3 पायलट बोइंग 777 उड़ाते रहे।
जहाज उड़ाते हैं सर। तीनों पायलट फारूक मुशर्रफ का त्यारा उड़ाने वाला कैप्टन फहीम भी शामिल है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा त्यारा है सर जो लैंड नहीं हुआ अगर था? जनरल मुशर्रफ खुद एक ऐसे पायलट को पसंद करता था जिसकी डिग्री जैली थी, तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? हाँ सर, ये कौन सा त्यारा उड़ा रहे थे जो लैंड नहीं हो रहा था या? नहीं, वो लैंड होने वाला नहीं है, ये जो उसके ज़माने में था। अच्छा, चलें ठीक है। त्यारे में आग नहीं लगी, धूप से गर्म हुआ है। वो ये चेयरमैन साहब चाहते हैं कि आग लग जाए और तो साबित हो जाए कि देखो विंग जल रहे हैं, और तमाम कैमरों के पर दिखाया जा रहा है पूरे मुल्क में, देखें आग बढ़ गई है, एक विंग जल गया है, दूसरा विंग जलने को जा रहा है, और भाग दौड़ हो रही है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड भाग रहा है। और चेयरमैन साहब, इशू ये नहीं है, वैसे ही आपको आग लग चुकी है, हाँ, आपको एहसास नहीं हो रहा कि ये तबाह हो चुकी है। एक ऐसी एयरलाइन जो पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र थी, वो उनके लिए अजाब की वजह बनती जा रही है। 4-4, 5-5 घंटे आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं उड़ती, आप मुसाफिरों को जहाज़ में बिठाए रखते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो जाती है, एयर कंडीशन प्लांट उस वक्त काम नहीं कर रहा होता, आपको समझ नहीं आ रही होती है कि मुसाफिरों को कहाँ ले जाना है। ये तो आपकी बदकिस्मत इस दफ़ा ये है कि मुसाफिरों में चीफ जस्टिस जैसे मुसाफिर भी थे, तो इतनी लेदी हो रही। अमूमन कराची से लाहौर आने वाली फ़्लाइट को बिल्कुल सही वक्त पे ये कह कर रोक लिया जाता है कि इसमें तकनीकी वजूहात की बिना पर कोई ऐसे मसाइल आ गए हैं, हम अपनी फ़्लाइट को लेट कर रहे हैं। और फिर घंटा डेढ़ मुसाफिर अंदर ही रहते हैं, उनको पानी तक नहीं को पूछने वाला होता, एसी प्लांट एसी वर्क नहीं कर रहा होता। अगर कोई मुसाफिर इतराज़ कर दे, बोल दे, तो उससे रवैया जो स्टाफ का होता है वो ऐसे होता है कि जैसे वो मुसाफिर मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। तो इशू इतना नहीं रह गया कि सिंपल है क्या। और ये कितना अफसोसनाक रवैया है कि त्यारे को आग नहीं लगी थी, धूप की वजह से गर्म हो गया। चेयरमैन साहब, ये धूप पहली दफ़ा पाकिस्तान में आई थी क्या? पाकिस्तान में पहली दफ़ा सूरज उभरा था क्या? पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी जहाज़ के ऊपर सूरज ने अपनी किरणें बखेरी थी क्या? बच्चों वाली बातें करते हैं। अपनी गलतियों का इतराफ़ कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों का इतराफ़ करेंगे, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, तो अदारा बचेगा, वरना ये अदारा डूब गया और आप जैसे लोगों की वजह से ये और डूब रहा है। और डूब रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इनका बस चले तो ये सूरज पे ट्रायल शुरू कर देंगे आपने। आपने जो उसको गर्म क्यों कर दिया? हाँ, हो गर्म किया ये आपने, टेम्परेचर आप बढ़ ट्रायल गया। है। आज आप 41 क्यों थे कराची के इलाके में? ये साजिश है किसी जमहूरी पार्टी की। एक ब्रेक, जमहूरी पार्टी एक ब्रेक बीच में कहाँ से आ गई? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।